बात कर रहे थे हम चैप्टर 1 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है जी। हम लोगों ने यहाँ पे प्री साइंटिफिक एरा की बात की, वहां पे मैनेजमेंट कैसी थी। हमने साइंटिफिक पीरियड की तरफ आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की। फिर कल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड के बारे में बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड के बारे में पढ़ते हुए हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक तो 14 पॉइंट्स डिस्कस किए हमने हेनरी फेयोल। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक क्या डिस्कस कर रहे थे, लिटिल अर्थ की बात डिस्कस कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने हेनरी फेयोल की बात कर ली थी, फिर लिटिल अर्थ की बात कर। लिटिल अर्थ के जो पॉइंट्स थे हमने कहा था कि बेसिकली इसने हेनरी फेयोल के पॉइंट्स को ही आगे रिफाइन करके एक अपनी थ्योरी पेश की थी, और हम कह रहे थे कि इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए हमारे पास निमोनिक है, बैड C3 रॉस या बैड क्रॉस, उसमें C का क्यू। जहां तक हम लोगों ने बात की, इसमें दोनों में तकरीबन बातें सेम है, हेनरी फेयोल में और लिटिल अर्विक में। दोनों बात करते हैं कि काम की स्पेशलाइजेशन हो, आपके पास जो मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी हो, हायरार्की वेल डिफाइंड हो है। इसको पहले लिटिल अर्विक को कंप्लीट करते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी पे बात करके हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट। तो हमने कल इसमें कहा था लिटिल अर्विक में कि बैलेंस, अथॉरिटी, डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोरेस्पोंडेंस और कॉन्टिन्यूटी और एंड रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद बेटा जिस तरह हमने हेनरी फेयोल के पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन का एक खास ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी डायरेक्शन, जिसके रिलेटेड डायरेक्शन हो तमाम डिपार्टमेंट्स की। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव लिटिल अर्विक के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तभी हो सकती है अगर उसका ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड हो, उसका गोल वेल डिफाइंड हो और सब लोगों तक कम्युनिकेटेड हो। हम लोगों ने ये पढ़ा था फेयोल ने एक और पॉइंट पे भी हमने कहा था कि वहां पे वो कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ओवर टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि इंडिविजुअल्स को अपने इंटरेस्ट, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकियत देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। ये भी यहाँ यही बात कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिफाइंड हो और सब तक कम्युनिकेटेड हो, सारे उन्हीं के अचीवमेंट के लिए काम करें। फिर एसेट स्पेशलाइजेशन, सारा वही रेपिटेशन है बेटा लिटिल अर्विक पर। स्पेशलाइजेशन जिस तरह हमने उसमें हेनरी फेयोल में बात की थी कि वो कहता है कि आप काम को स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में डिवाइड करें, जिसको चैप्टर 3 में हमने फिर डिपार्टमेंट्स का नाम दे दिया था फंक्शंस कह के। तो लिटिल अर्विक के मुताबिक भी आपको स्पेशलाइजेशंस क्रिएट करनी चाहिए आपको, क्योंकि स्पेशलाइजेशंस क्रिएट करेंगे, स्पेशलाइज्ड काम के लिए उसी से रिलेटेड पर्संस अलग एक एनवायरनमेंट में काम करेंगे, तो क्या होगा,
हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इस पीरियड का जो फोकस था वो अचीव होगा। इस पीरियड का फोकस हमारा क्या था? प्रोडक्शन एनहांसमेंट। अगर एक ही पर्सन को ज्यादा कामों में लगाएंगे लिंडर लेवल के मुताबिक तो वो स्पेशलाइज नहीं कर पाएगा उस काम में। जब स्पेशलाइज नहीं कर पाएगा उस काम में, वो आधा तीतर आधा बटेर ही बन जाएगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। फिर उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। और बेटा इसने एक बात ऐड की इस से, इसने डिफाइन किया स्पैन ऑफ कंट्रोल को, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा कि एक पर्सन कितने पर्सन्स को मैनेज कर रहा है, ये इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। लिटिल लर्विक के मुताबिक लिमिट है कि एक पर्सन को 5 या 6 पर्सन से ज्यादा मैनेज नहीं करना चाहिए। कि अगर वो 5 या 6 पर्सन से ज्यादा पर्सन को मैनेज कर रहा होगा तो वो उनको उनकी मॉनिटरिंग, उन पे अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करना, उनके माइंड में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए रखना, ये सारा कुछ अच्छे वे में नहीं कर सकेगा। खैर, who are we to say? These are his ideas. We are not here to comment on it whether it is true or false, whether it is right or wrong. ये डिफरेंट थीरीज में डिफरेंट थियरिस्ट के आइडियाज हम लोग बेटा पढ़ेंगे, उनमें से सही या गलत, अच्छे या बुरे का फैसला नहीं करना। बस ये जो मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट की थीरीज आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगी पीटर ड्रकर के अलावा, और एक आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी एक्स एंड वाई और जी उसके अलावा। तो उसमें आप लोगों ने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा। ये 3, 3, 6 और 4, 10 पॉइंट्स, इसलिए फेल के 14 पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। अब बेटा आ जाते हैं अगले एरा की तरफ, ये एक और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक जो हमने बेटा मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी उसमें ये बताया जा रहा है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। फिर बेटा उसके बाद मैक्स वेबर नाम याद रखने पड़ेंगे। मैक्स वेबर ने उसने ये आइडिया प्रोपगेट किया बेटा कि प्रोपगेट नॉट इन द नेगेटिव सेंस, इन द जनरल सेंस, कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ब्यूरोक्रेटिक है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, मशीन ब्यूरोक्रेसी, मशीन ब्यूरोक्रेसी में आप लोगों ने क्या देखा था कि एक टेक्नो स्ट्रक्चर होता है जो सारी पॉलिसीज बनाता है, उन्हीं पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हर एक प्रोसीजर की पॉलिसीज बनी हुई होती है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा था आपने। अब मैक्स वेबर ने कहा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ब्यूरोक्रेटिक है। सर जी सर, वो पिछले वाली थ्योरी के ओ और डबल एस रहता था सर, बैड क्रॉस वाले के। वैसे रिपीट कीजिएगा। सर पिछले वाली जो मैनेजमेंट की थ्योरी थी उसका ओ और डबल एस रहता था। वो मैंने पढ़ा दिया अभी। ओ अच्छा ठीक सर, मेरा इंटरनेट नहीं सही चल रहा फिर ख्याल से, सॉरी सर। तो मैक्स वेबर ने कहा कि जी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, इसने कहा कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन आइडियली ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करेगी वो ज्यादा अच्छे वे में मैनेज हो सकती है और ज्यादा प्रोडक्टिव हमारे लिए हो सकती है। तो इसने जो ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया फिर वो है क्या? तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज
The idea of ideal bureaucracy as stated by Weber. Theoretical question आ सकता है, क्या है जी? हाँ जी बेटा, अच्छी ब्यूरोक्रेसी वो है जिसमें हायरार्की वेल डिफाइंड है. हायरार्की इज वेल डिफाइंड. हायरार्की वेल. अच्छा मुझे बेटा एक बात बताइएगा छोटी सी, हमने चैप्टर 3 पढ़ तो लिया, तो वो ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी में आपके एम्प्लॉइज आपके डिसीजंस में शामिल होते हैं या नहीं? ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग क्या एम्प्लॉयज के लिए पार्टिसिपेटिव होती है या नहीं? जस्ट ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसाइज करते हैं. ब्यूरोक्रेसी में एम्प्लॉयज का कोई इन्वॉल्वमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग में नहीं होती वर्कर्स की. तो उसने कहा कि हायरार्की वेल डिफाइंड हो और उसमें हो क्या रहा हो कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इस पैटर्न की हो, इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट हो डाउनवर्ड. ये आपकी बुक में जिसने लिखा मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिख रहा हूं, वरना बात इसमें कोई नहीं है. और इंफॉर्मेशन का फ्लो हो अपवर्ड. इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट हो डाउनवर्ड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो अपवर्ड. इसमें बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि डिसीजन मेकिंग या पॉलिसीज पॉलिसीज आर मेड बाय ब्यूरोक्रेसी. Bureaucracy, there is no involvement of workers. हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंस्ट्रक्शंस के अंदर कम्युनिकेट हो और अपवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन है. ठीक है. फिर बेटा कहता है ब्यूरोक्रेसी वो है जिसमें इम्पर्सनैलिटी हो. इम्पर्सनैलिटी किसी मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे आएगी बेटा? इम्पर्सनैलिटी का मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे उससे क्या मुराद है. फिर रूल्स फॉर ऑल. आपके रूल्स पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए. आपके रूल्स ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि हाँ जी फलां पर्सन जो है तो उसके लिए अलग रूल मैंने बना लिया, फलां पर्सन है तो उसके लिए अलग रूल बना लिया. ब्यूरोक्रेसी करती ही यही है. ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि एक पॉलिसी बन गई ऑब्जेक्टिव वे में, सारी मैनेजमेंट आपकी बन गई ऑब्जेक्टिव भी इम्पर्सनल को कहते हैं. अब पर्सन चाहे जो भी है, everybody is bound to follow those policies. Everybody is bound to be treated according to those policies. किसी शख्स की वजह से किसी पॉलिसी में चेंज या ट्रीटमेंट में चेंज नहीं आती. जब बेटा हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम बार बार कह रहे हैं पॉलिसीज पॉलिसीज, और हमने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को जब चैप्टर 3 में हमने डिफाइन किया तो कहा था कि इसमें रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है. तो वही बात आ गई बेटा, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट. हर एक चीज लिस्ट है. जैसे स्कैन्स में मैं आपको बताता हूँ, स्कैन्स
एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑटोक्रेटिक भी है और ब्यूरोक्रेटिक भी है, इसमें मिक्सचर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब यहाँ पे जो हमारी रिजल्ट कंपाइल करने की पूरी प्रैक्टिस है, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी ने वेज डिफाइन किए हैं। अब वो पूरी पॉलिसी डिफाइंड है, उस पॉलिसी के थ्रू हमने करना क्या है, उसको फॉलो करके फेयर रूल्स फॉर ऑल है, हम सब ने उसी को फॉलो करना है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कह सकता हो कहे कि जी मुझे तो जो है यूज करना ही नहीं आता सिस्टम, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही कभी नहीं यूज किया, मैं कैसे बनाऊंगा रिजल्ट। नहीं, इम्पार्शियल होके सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। फिर कैसे बिहेव करना है, किन किन बेसिस पे आपकी प्रमोशन होगी, किन किन बेसिस पे आपकी डिमोशन होगी, इतनी बड़ी पॉलिसी की बुक स्कैन की है जिसमें ये सारा क्वेश्चन लिस्टेड है। प्रमोशन की बात तो मैंने कर ही दी है। प्रमोशन ब्यूरोक्रेसी में वेबर के मुताबिक इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स। क्या आप प्रमोशन दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अचीवमेंट की बेसिस पे। अच्छा बेटा, प्रमोशन देने का फायदा क्या होता है हमें एज अ सीईओ या एज एन ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एज ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है किसी को प्रमोशन देने का? कोई बच्चा? हैदर, वसी, हमजा? हमजा आपका माइक खराब है। रुबाब, हबीबा? सर प्लीज अपना मैसेज चेक कर लो, मैंने आपको मैसेज किया। जी वसी? सर मैंने आपको मैसेज किया, वो प्लीज चेक कर लें। मैसेज किया आपने? ठीक है वसी। हाँ जी बेटा, मेरा छोटा सा सवाल था। अब सवाल क्या था कि हाँ प्रमोशन देने का ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है। बेटा कल मैं इतनी देर आप लोगों को बताता हूँ कि ये प्रमोशन, ये बोनस, ये सैलरी में इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए होती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है कि वैसे बिला वजह मोटिवेट नहीं करना किसी को या बिला वजह प्रमोट नहीं करना। हाँ, जब कोई अचीवमेंट हो तो उस अचीवमेंट की बेस पे आप प्रमोट करें, और वो अचीवमेंट कौन सी होगी, किस बेस पे अचीवमेंट पे प्रमोट किया जाएगा और कितनी प्रमोशन होगी, किस रैंक की होगी, वो सारी भी रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट में पॉलिसीज में लिखी हुई होती हैं। अब बेटा एक जो मेन पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी का, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए अगर कोई कहे कि क्या होता है ब्यूरोक्रेसी में, तो ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होती है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। बट स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स या स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, किसी स्किल में कोई काम है ऑर्गेनाइजेशन का या कोई ब्रांच है, उसमें वही पर्सन स्पेशलाइज्ड है, उसी की स्पेशलिटी है। एक वर्कशॉप है तो उसमें हम देखते हैं कि जनाब ये खास मैकेनिक है जो कि इस गाड़ी की ट्यूनिंग कर सकता है, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है। जब पर्सन स्पेशलाइज्ड होते हैं ना बेटा, तब ऑर्गेनाइजेशन उनके थोड़ा सा अंडर आ जाती है। तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो जाती है
कि वो ऑर्गेनाइजेशन उन पर्सन्स को फैसिलिटेट करने के लिए रह जाती है कि हम नाउ वी आर डिपेंडिंग अपॉन ब्यूरोक्रेसी। डीपर्सनलाइज करने की चीज है, इंसानों को डीपर्सनलाइज करने, डिटैचमेंट। ब्यूरोक्रेसी में क्या है, कहता है कि काम तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, वो तो हम पहले ही सारी मैनेजमेंट में देखते आ रहे हैं। फंक्शनलाइजेशन की जब भी हमने बात की, फंक्शन छोटे छोटे हमने बना दिए। अब फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, ये टीचिंग तो एक ऐसा काम है जो मुझके कोऑर्डिनेशन, स्कैन की कोऑर्डिनेशन, ये हमने एक जॉब फंक्शन निकाला, कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क क्या होगी कि कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उसमें क्या क्या काम होता है, एक एक चीज आपने डिफाइन कर दी। आपके पास जॉब वेल डिफाइंड है, जॉब स्पेशलाइज्ड है। कोई भी पर्सन है, उसे आप पॉलिसीज दें, ये काम है, इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। पर्सन अब कोई भी हो, इट डजंट मैटर, एक छोड़ के जाता है तो उस बॉक्स में वो पॉलिसी आपके पास पड़ी है, कोई दूसरा है तो उसने वो पॉलिसी उठानी है, काम शुरू कर दे। अब पर्सन स्पेशलाइज्ड नहीं है, वर्क स्पेशलाइज्ड है। वर्क स्पेशलाइज्ड कैसे होता है, जब वो वर्क वेल डिफाइंड होता है, पॉलिसाइज्ड होता है, वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है आपके पास। तो अपनी इस खासियत की वजह से, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की वजह से और अपनी डीपर्सनलाइजेशन की वजह से, डीपर्सनलाइजेशन मैंने कहा था जिसमें डिटैचमेंट होती है पर्सन की काम से, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता या पर्सन मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफी क्रिटिसाइज की जाती है। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी क्रश कर रही है पर्सनैलिटीज को, ब्यूरोक्रेसी क्रश कर रही है इमोशंस को, फीलिंग्स को, ब्यूरोक्रेसी क्रश कर रही है सिचुएशंस को, रिगार्ड नहीं कर रही। क्यों? ब्यूरोक्रेसी एक रिजिड सिस्टम है, उसमें पॉलिसीज बन गई, डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट आ गए, अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी इसमें डिफाइन की गई। एक जो रूल बुक हमारी पॉलिसी बुक बन गई, दैट इज अबव ऑल। कोई पर्सन उससे ऊपर नहीं है, किसी पर्सन की वजह से उसे फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा ब्यूरोक्रेसी होती है जिसमें हायरार्की वेल डिफाइंड हो, जॉब्स डिफाइंड हो, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो, रूल्स ऑफ कंडक्ट रिटन हो, प्रमोशन हो लेकिन अचीवमेंट बेस्ड है, और कम्युनिकेशन क्या, इंस्ट्रक्शंस डाउनवर्ड्स कम्युनिकेट हो रही है, इंफॉर्मेशन अपवर्ड कम्युनिकेट हो रही हो, और इम्पर्सनैलिटी हो। ये वेबर ने आइडिया दिया आइडियल ब्यूरोक्रेसी का। अब बेटा ये ब्यूरोक्रेसी जो है आज भी इन प्रैक्टिस नजर आती है हमें, हमारी जितनी गवर्नमेंट्स होती हैं ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर होती हैं। क्लियर है? क्लियर यस है सर, बेटा? क्लियर है। कोई क्वेश्चन है किसी का? शेर दे। जी सर, कहते क्लियर है सर। सर जी हमजा, चलिए। अब बेटा ऐसी ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने मैक्स वेबर का पॉइंट देख लिया। अब देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में और फिर इस रोज़मेरी स्टीवर्ट का क्या कहना है। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में सारे एक दूसरे की बातें रिपीट करते जाएंगे, अब फिर आपको रेपिटेशन नजर आएगी रोज़मेरी स्टीवर्ट और इसकी बात।
ब्यूरोक्रेसी। बेटा स्टीवर्ट के मुताबिक 4 फीचर्स हैं ब्यूरोक्रेसी। एक, स्पेशलाइजेशन, जो भी हमने कहा स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। वर्क्स डिफाइंड है, वर्क्स के कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोसीजर्स, मेथड्स सारे डिफाइंड है। इंडिविजुअल्स की स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है। हाँ, इसलिए यहाँ पे ये ऐड किया कि जब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूटी आएगी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब कि एक पर्सन जो एक वर्क परफॉर्म कर रहा था, अगर वो चला गया तो वो उसकी जॉब एक खाली बॉक्स बन जाएगी। उस बॉक्स में किसी और को ला के रखते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिसीज, प्रोसीजर सारे पहले से मेंशन है आपके पास, उसने वही काम परफॉर्म करने लग जाना है, तो आपका काम रुकेगा नहीं किसी के जाने की वजह से, कॉन्टिन्यूटी आएगी। फिर दूसरा मेन पॉइंट स्टीवर्ट के मुताबिक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की वेल डिफाइंड होगी, अथॉरिटी की बेस पे होगी, रैंक की बेस पे होगी। हमने उसमें कहा था, उसने वेबर ने कहा था कि पॉलिसीज हों, कोड ऑफ कंडक्ट्स हों। यहाँ पे भी इसने यही बात की कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सिस्टम ऑफ रूल्स टू डू द जॉब। और इसने कहा कि ये रूल्स वेल कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज, वेल कम्युनिकेटेड टू मार्केटिंग एम्प्लॉयज। सारे सिमिलर आ रहा है। चौथा पॉइंट भी जो उसने कहा वो भी बेटा सारा सिमिलर है, इम्पर्सनैलिटी, कि सबके साथ ट्रीटमेंट बाकायदा पॉलिसी के मुताबिक हो, किसी के साथ जो है तो अनड्यू फेवर नहीं करना, पॉलिसी के मुताबिक रिवॉर्ड करना है, किसी को अनड्यू आपने प्रेशराइज या पनिश नहीं करना, पॉलिसी के मुताबिक करना है। सारी बातें वेबर की रिपीट की, जस्ट 4 पॉइंट्स में कंसाइजली रोजमेरी स्टीवर्ट ने, और ये भी आपके पास ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का एक नुस्खा सा आ गया। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए। फरमान भी है तरीके का। चलो, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। अब थोड़ा सा हमारी टोन यहाँ पे चेंज होगी, थोड़ा सा मैनेजमेंट के ट्रेंड्स पे डिस्कशन हमारी चेंज होगी, थोड़ा सा जागने का मौका मिलेगा। हाँ जी, अब्दुल्ला, अभी तक जितनी हम बात कर रहे हैं, हमने साइंटिफिक पीरियड की भी बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव की भी बात की, ब्यूरोक्रेटिक की भी बात की। हमने साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव में कहा कि हमारा फोकस है प्रोडक्शन बढ़ाने पे, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक में हमने क्या किया कि साइंटिफिक वेज यूज किए, एफिशिएंट वेज फाइंड आउट करके स्पेशलाइज्ड पर्संस उस काम पे लगाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड में हमने क्या किया, हमने वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाने के जितने भी फैक्टर्स हमें मिले हमने उन पे फोकस किया। ब्यूरोक्रेसी में हमारा फोकस किस चीज पे था,
काम की एफिशिएंसी बढ़ाने पे, क्योंकि वेबर और रोजमेरी के मुताबिक काम ऑर्गेनाइजेशन वही एफिशिएंट है जहां पे ब्यूरोक्रेसी हो। तो उनके मुताबिक एफिशिएंसी किस चीज से रिलेट करती है? ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिसी से, रूल से, कोड ऑफ कंडक्ट से। तो बेटा ये देखो, अभी तक जो टोन चलती आ रही है मैनेजमेंट की, हमारा प्री साइंटिफिक में देखें या साइंटिफिक एरा में देखें, ये कहते हैं कि साइंस ऑफ वर्क मेक्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। हम एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड में देखें, यहां पे हमने देखा कि अथॉरिटी मेक्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। हम लोग ब्यूरोक्रेसी में आए, हमने कहा कि पॉलिसाइजिंग मेक्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। अभी तक इन लोगों ने सारा का सारा जो डिस्कस किया था, कुछ ने डिस्कस किया वर्क कैसे करना, उस काम की स्पेशलाइज, काम को डिफाइन करें, काम को छोटे यूनिट्स में, काम के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाएं। कुछ ने कहा कि अथॉरिटी एक्सरसाइज करें, कुछ ने कहा पॉलिसी बनाएं। किसी ने भी इन तीनों पीरियड्स में इस चीज पे बात नहीं की कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे आपकी वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, इंसान की साइकोलॉजी कैसे वर्क एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करती है, इंसान का माइंड, उसके सोशल रिलेशन, उस आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज का आपस में बिहेवियर रिलेशन, वो कैसे वर्क एफिशिएंसी में मैटर करता है और उसको कैसे मैनेजमेंट का पार्ट बनाना है। आपने अभी तक इस चीज पे कोई बात नहीं की। फिर अब इससे आगे जो हम बेटा देखेंगे पीरियड, वो फोकस कर रहा होगा टोटली ह्यूमन रिलेशंस पे। वो देख रहा होगा कि किस तरह इंसान, ह्यूमन रिलेशंस, इंसान की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल रिलेशंस, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसको बेटा, इस पीरियड को कहते हैं, इस थ्योरी को कहते हैं नियो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। इसको बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। बिहेवियरल अप्रोच, इन्होंने बेटा आप स्टडी करना शुरू किया कि किस तरह साइकोलॉजी मैटर करती है वर्क प्लेस में, और इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो आपके लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो आपसे काम ज्यादा एफिशिएंटली करा सकते हैं अगर वो वर्कर्स को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रखेंगे। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पे बात आई, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कई वेज में दी जा सकती है, हम आगे चैप्टर 7-8 में देखेंगे। कोई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव असाइन करके, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ा के, मोटिवेशन फैक्टर्स दे के, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लीडरशिप अपना के,
एक पार्टिसिपेशन का एहसास दिला के। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बहुत से वेज में दी जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की नीड है, इस चीज को यहाँ पे इस पीरियड में बेटा हमारे पास आइडेंटिफाई किया गया था। 1930 टू 1950 की बात है। हुआ क्या बेटा, बेसिकली ये सारे स्टडीज जो है ये दो लोग जो है एल्टन मॉयर और एक था फ्रिट्ज रोथलिसबर्गर, इन दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको हॉथॉर्न स्टडीज के नाम से जाना जाता है। हॉथॉर्न स्टडीज, इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने फाइंड आउट किया कि कैसे इंसान की साइकोलॉजी उसकी वर्क एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करती है। अब बेटा ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से एक कंपनी थी वहां पे शिकागो इलिनॉय में थी। वहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया गया और एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन ग्रुप बनाया गया, जिस तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट में होते हैं। एक ग्रुप में फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज ले लिए, एक ग्रुप बनाया, कुछ एम्प्लॉयज ले लिए, दूसरा बनाया, एक जो ग्रुप उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया उसमें कोई ना कोई वेरिएबल चेंज करते। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से 5 बच्चे मैंने एक ग्रुप में बिठा दिए एफिशिएंसी के लिए, 5 दूसरे रूम में बिठा दिए। आप दोनों ग्रुप्स को सेम टास्क दे दिए। अब उसमें से एक ग्रुप के रूम में मैंने क्या किया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता गया और कम करता गया, चेंज करता है। लाइट तेज 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 तेज, कम 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 कम। अब क्या हुआ, मैंने ये सारा कुछ करके उस एक ग्रुप की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी नोटिस की। दूसरी तरफ मैंने जो एक और ग्रुप बनाया हुआ था उस ग्रुप के रूप में कांस्टेंट रखी है। आपके ख्याल में कौन से ग्रुप की एफिशिएंसी पे या कौन से ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आया होगा, वो जिसके रूम में लाइट चेंज हो रही है या वो जिसके रूम में लाइट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही? सर जिसकी चेंज हो रही है। जिसकी चेंज हो रही है, ठीक बेटा, यही इंटरेस्टिंग बात हुई कि ऑब्जर्व किया गया कि वो ग्रुप जिसके रूम में लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी तो चेंज हुई, इंक्रीज हुई, और फिर जब लाइट बहुत कम कर दी गई तो डिक्रीज हुई। साथ में दूसरा कंट्रोल ग्रुप जो हमने बिठाया हुआ था जिसके रूम में लाइटिंग सेम कांस्टेंट इंटेंसिटी पे चल रही थी, उनकी परफॉर्मेंस में भी चेंज देखने को मिला। जितना वो नॉर्मल सिचुएशन में परफॉर्म करते थे उससे ज्यादा अच्छे परफॉर्म किया। अब आपके ख्याल में कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट नजर आया? चलें लाइट वाले की तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है यार लाइट लेवल को कोई लेना देना और एफिशिएंसी से, जो सेम इंटेंसिटी पे काम कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस में कैसे चेंज आ गई? थोड़ा सा गैस करें या दिमाग लड़ाने की कोशिश करें, कुछ भी बोलें, काइंडली बोलें। सवाल नहीं समझ आया तो रिपीट कर देता हूं। तकदीस, जैन, सर रिपीट कर दें। बेटा एक्सपेरिमेंट किया गया, आधे लोग एक रूम में बिठाए गए, आधे एक ग्रुप को कह दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रूम में लाइट की इंटेंसिटी चेंज की जाती है। जब चेंज की जाती है तो देखा कि इसका उनकी परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट आ रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते, और जब लाइट बहुत कम कर दी जाए तो तब उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है।
वरना उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखेंगे। साथ जो दूसरा ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, उनके रूम में लाइट को चेंज ही नहीं किया गया, लेकिन मजे की बात है परफॉर्मेंस में इंक्रीज उनकी भी देखने को आया। अब सवाल यह है कि जिनके रूम में लाइट को चेंज नहीं किया गया उनकी परफॉर्मेंस क्यों इंक्रीज हुई? Any wild guess? बेटा दो फैक्टर्स थे। ये बात वैसे मैं कल रिपीट करूंगा हाउसिंग स्टडीज पे, आज टाइम खत्म हो गया तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया। दो फैक्टर्स थे, एक सेंस ऑफ कंपटीशन कि हमें कंपेयर किया जा रहा है दूसरे ग्रुप से, ये ड्राइविंग फोर्स होती है, आपको मोटिवेट करती है। दूसरा टीम वर्क, टीम्स बना दी गई हैं, दो टीम्स बनी हुई हैं, तो ये जो टीम वर्क का वहां पे सेंस एक आई और जो सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हुई, इसकी वजह से इंपैक्ट नजर आया इवन ऑन कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जिसके रूम में इंटेंसिटी चेंज नहीं की गई, जब ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट का लेना देना नहीं है प्रोडक्टिविटी से, प्रोडक्टिविटी से लेना देना, वर्क एफिशिएंसी से लेना देना ह्यूमन साइकोलॉजी का। क्योंकि जिस रूम में हमने लाइफ चेंज नहीं की वहां भी परफॉर्मेंस में इंपैक्ट नजर आया। क्यों? उन लोगों की साइकोलॉजी में ये बात है, साइकोलॉजिकली उन्होंने कंपटीशन फील किया और एज ए टीम परफॉर्म करने का प्रेशर उन लोगों ने अपने माइंड पे लिया। तो यहां से बेटा मैनेजमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें हम कल से बात करेंगे, और इसमें हमारे पास 2-3 सीरीज हैं जिनको हमने देखना है। उसके बाद आखिरी पीरियड रह जाएगा हमारा मैनेजमेंट का जो कंटेम्पररी है, तो 2 दिन लेगा ये चैप्टर भी। आज के लिए इतनी बेटा, अटेंडेंस नोट करते हैं।